क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं? और क्या जो मैटर है वो स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या एनर्जी की कंडेंस्ड फॉर्म ही है? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की, ठीक है? क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि मैटर की और एनर्जी की आपस में रिलेशनशिप क्या है, कि मैटर और एनर्जी आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है? और हमने आपको ये बताया कि भाई E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अकॉर्डिंग एनर्जी और मास आपस में इंटरकन्वर्टेबल क्वांटिटीज हैं। लेकिन उसके लिए कोई ऐसी थ्योरी जो विजुअली हमको प्रूव कर सके, हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा है। तो आज हम इसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो भाई अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में। आप ये देखें कि मैटर होता क्या है। ये मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है, जो जगह घेरती है और कुछ मास रखती है, उसको हम मैटर बोलते हैं। अब अगर आप मैटर को जूम करते हो, आप ये मान लें कि आपके पास कोई एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लेवल पे जाके जूम कर सकते हो, उनको आप देख सकते हो, ठीक है? तो आपको क्या नजर आएगा? तो आपने मैटर को जूम किया तो आपको नजर आएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अगर ये भाई आपका जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर आपका सिस्टम है, अदरवाइज भाई जो एटम है वो भी आपको नजर आ सकते हैं। वो तो भाई डिपेंड करता है आप किस तरह के जो सॉलिड हैं या लिक्विड हैं, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, ओके? लेकिन जो जनरल बात है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मैटर को आप जूम करोगे तो आपको नजर आएंगे मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स को अगर आप जूम करोगे तो आपको एटम्स नजर आएंगे। अब आपने पढ़ा भी होगा जो जॉन डाल्टन की जो भाई एक तरह से थ्योरी थी, वो तो ये कहती थी कि भाई एटम से छोटा कोई पार्टिकल होता ही नहीं। लेकिन जब बाद में आपने भाई जो जे थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंट किया, जो आपका भाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, उससे हमको पता लगा कि भाई एटम से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसका एक तरह से सब पार्टिकल है जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है, ओके? और इलेक्ट्रॉन के अलावा भाई आपको पता है जो कैथोड रेज हैं उससे उनसे इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन हुई थी। जो एनोड रेज हैं फिर उससे हमको भाई जो प्रोटॉन है उनके बारे में हमको मालूम हुआ। और चैडविक ने बाद में आपको पता है न्यूट्रॉन की इन्वेंशन की। तो हमको ये पता है कि एटम अपने आप में सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, उसकी भी सब स्ट्रक्चर होती है। उसमें आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। क्या भाई इनकी भी कोई सब स्ट्रक्चर होती है? तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन की कोई सब स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो ये किससे मिलकर बनता है, इसके बारे में आपको थोड़ा आगे बताएंगे। पहले एक बार हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो स्पिन और चार्ज है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कि भाई -1 यूनिट होता है, प्रोटॉन का चार्ज +1 यूनिट होता है, और जो ये न्यूट्रॉन का चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता। आप ये मत मान लेना कि न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन में चार्ज होता है। इसका जो भाई जस्टिफिकेशन आपको मैं आगे बताऊंगा, ओके? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका भाई -1 है, प्रोटॉन का आपका चार्ज +1 है, न्यूट्रॉन के ऊपर आपके पास कोई चार्ज है नहीं। और फिर है स्पिन। अब स्पिन क्या प्रॉपर्टी होते हैं ये भी आपको बताएंगे आगे, लेकिन इन तीनों ही पार्टिकल्स की जो स्पिन होती है वो होती है हाफ। इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी हाफ होती है, प्रोटॉन की स्पिन भी हाफ होती है, और न्यूट्रॉन की स्पिन भी आपकी हाफ ही होती है। अब आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन की तो कोई सब स्ट्रक्चर है नहीं, लेकिन आप प्रोटॉन को अगर आप जूम करोगे, देखो ये मानो कि हमारे पास एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लेवल पे जाके जूम कर सकते हो। जैसे आपने अपने फ़ोन के अंदर भाई आप ऐसी चीज़ों को आप जूम करते हो, उसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने प्रोटॉन को जूम करना। तो आपको ये मिलेगा कि प्रोटॉन के अंदर फर्दर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। ये जो क्वार्क्स हैं इनमें एक तो आपका भाई इसकी टोटल टाइप तो 5 होती हैं, लेकिन मैं इसको जनरली आपको बताऊं तो आप इसको बोलो भाई अप स्पिन क्वार्क और डाउन स्पिन क्वार्क। तो प्रोटॉन के अंदर क्या होता है कि 2 तो होते हैं अप स्पिन क्वार्क, ठीक है, और एक होता है डाउन स्पिन क्वार्क। और जो न्यूट्रॉन है वो मिलके बनता है 2 डाउन स्पिन क्वार्क से और एक अप स्पिन क्वार्क से। यानी कि इलेक्ट्रॉन की तो कोई सब स्ट्रक्चर है नहीं, लेकिन प्रोटॉन की सब स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं। और न्यूट्रॉन की भी क्या होती है सब स्ट्रक्चर। फिर आपके दिमाग में ये आएगा
कि भाई अगर ये क्वार्क्स हैं जो प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को बनाते हैं, तो इनको आपस में कौन सी चीज़ बांधे हुए है, इनको कौन सी फोर्स है जो इनको आपस में कनेक्ट रखती है। तो ये एक्सचेंज फोर्सेस के थ्रू भाई ये क्वार्क्स आपस में जुड़े रहते हैं और ये एक्सचेंज करते हैं ग्लूऑन्स का। ठीक है, ग्लूऑन्स यहाँ पर एक्सचेंज फोर्सेस को एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, तो ग्लूऑन्स के एक्सचेंज से ये जो क्वार्क्स हैं आपस में बंधे रहते हैं और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की फॉर्मेशन करते हैं। अब आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉन की तो भाई कोई सब स्ट्रक्चर थी नहीं, ठीक है, लेकिन इसका चार्ज जो -1 है ये किसी सब स्ट्रक्चर से नहीं आता। अप स्पिन क्वार्क की आप एक बारी प्रॉपर्टी देखो कि भाई अप स्पिन क्वार्क का चार्ज क्या होता है, तो अप स्पिन क्वार्क का चार्ज होता है +2/3 और डाउन स्पिन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3। तो आप इन दोनों चार्जेस का यूज करते हुए जो प्रोटॉन है उसके चार्ज को आप जस्टिफाई कर सकते हो। कैसे? आप ये देखें कि +2/3 +2/3 और ये आपका होता है -1/3, तो +2/3 +2/3 अगर मैं इनको भाई सिंपली ऐड कर देता हूँ तो ये आपका हो जाएगा +4/3 और +4/3 में से आप -1/3 करेंगे तो आपको मिलेगा +1। यानी कि जो प्रोटॉन का +1 चार्ज है वो एक्चुअल में रिजल्टेंट चार्ज होता है। इसके अंदर जो 3 क्वार्क्स प्रेजेंट हैं उनका रिजल्टेंट चार्ज ही कितना बनता है? +1। पर अब आप याद करो कि मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन में चार्ज होता है। क्योंकि भैया आप खुद सोचें कि न्यूट्रॉन के अंदर क्या क्वार्क्स नहीं है और क्वार्क्स के पास क्या है? चार्ज। तो न्यूट्रॉन के अंदर 2 आपके डाउन स्पिन क्वार्क हैं, तो इस डाउन स्पिन क्वार्क का चार्ज आपका होता है -1/3, तो इन दोनों का जो जोड़ है वो आपका हो जाएगा -2/3 और इस अकेले अप स्पिन क्वार्क का चार्ज आपका है +2/3। तो आप ये देखें -1/3 -1/3 +2/3 इनको आप ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0 और इसीलिए हम ये कहते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है। तो देखा आपने कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो क्या है, जो -1 चार्ज है वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका वो इंट्रिंसिक चार्ज है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज जो +1 है और न्यूट्रॉन का जो 0 चार्ज है, सिफर चार्ज है, वो वास्तव में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की सब स्ट्रक्चर से अराइज होता है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या जो स्पिन है, स्पिन भी इसकी भाई सब स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है? बिल्कुल डिपेंड करती है। प्रोटॉन के अंदर टोटल 3 पार्टिकल हैं और 3 पार्टिकल्स में से 2 हैं अप स्पिन और 1 है डाउन स्पिन, 2 अप स्पिन और 1 है डाउन स्पिन, और तीनों ही पार्टिकल्स की, क्योंकि भाई क्वार्क्स की चाहे आपका अप स्पिन क्वार्क हो चाहे आपका डाउन स्पिन क्वार्क हो, दोनों की स्पिन क्या होती है? हाफ। तो आप खुद सोचें, हाफ स्पिन के 3 पार्टिकल्स हैं जिनमें से 2 तो क्या हो गए, 2 तो क्या होते हैं भाई पेयर्ड, और एक तरह से आपके पास यहाँ पर अनपेयर्ड क्वार्क नहीं बचता। तो इस अप स्पिन क्वार्क की स्पिन इस डाउन स्पिन क्वार्क की स्पिन से कैंसल आउट कर जाएगी, ठीक है, और ये जो अप स्पिन क्वार्क है इसकी जो स्पिन है हाफ, वो आपकी पूरे प्रोटॉन की स्पिन ही बन जाती है। अब आप ये देखें कि इसी तरीके से आप जो न्यूट्रॉन की स्पिन है हाफ, उसको भी आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हो। कैसे? आप ये देखो कि एक डाउन स्पिन क्वार्क एक अप स्पिन क्वार्क, तो इसकी भी स्पिन हाफ इसकी भी स्पिन हाफ, तो ये दोनों स्पिन क्या कर जाएंगे आपस में? कैंसल आउट। और जो ये एक क्वार्क आपका बचता है और जो आपका ये एक क्वार्क बचता है, इसकी स्पिन पूरे के पूरे न्यूट्रॉन के ऊपर अराइज हो जाएगी। अब आपके दिमाग में भाई कंफ्यूजन ये होगा कि ये तो डाउन स्पिन क्वार्क बचता है एक्स्ट्रा, तो स्पिन हाफ की बजाय -1/2 क्यों नहीं हो गई? तो आप ये ध्यान रखें भाई कि वो जो -1/2 और +1/2 होता है वो ओरिएंटेशन होता है। समझे बात? ओरिएंटेशन में और स्पिन में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी की स्पिन हाफ होती है ना तो उसके 2 ओरिएंटेशन होते हैं, +1/2 और -1/2। तो यहां पर मैंने ये नहीं बोला कि भाई इसका ओरिएंटेशन हाफ है, नहीं, मैंने बोला इसकी स्पिन हाफ है, यानी कि अप स्पिन क्वार्क की भी स्पिन हाफ है और डाउन स्पिन क्वार्क की भी स्पिन हाफ है। तो अगर ऐसे 2 पार्टिकल्स एंटी पैरेलल हैं तो उनकी स्पिन तो कैंसिल आउट कर जाएगी, और एक क्वार्क जो आपके पास बचता है उसकी स्पिन हाफ है, उसकी ओरिएंटेशन हाफ नहीं है, तो पूरे न्यूट्रॉन की स्पिन भी आपकी क्या बचेगी? हाफ। ठीक है, तो आप ये देखें कि मैटर को अगर आप जूम करते हो तो आपको भाई नजर आएंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को आप जूम करते हो तो आपको नजर आएंगे एटम्स, और एटम्स को अगर आप जूम करते हो तो आपको पता भाई जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, आपको ये चीजें नजर आएंगी। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने देखा भाई जो -1 है, प्रोटॉन का चार्ज आपका +1 है, न्यूट्रॉन के ऊपर भाई कोई चार्ज नहीं होता, इनके स्पिन हाफ और हाफ है। और आपने ये भाई जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनके आपने जो सब स्ट्रक्चर आपने चेक कर लिए। ठीक है, तो आपके दिमाग में भी आएगा कि इलेक्ट्रॉन की तो खैर भाई कोई सब स्ट्रक्चर है नहीं, लेकिन प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की तो सब स्ट्रक्चर थी।
अगर हम इसको फर्दर जूम करें, यानी कि अगर हम इन क्वार्क्स को भी जूम करें तो हमें क्या नजर आएगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको भाई एक जो क्या बोलते हैं इन्फोग्राफिक है, आपको उसके ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये है वो इन्फोग्राफिक। इसके अंदर जब आप डायमंड को जूम करते हो तो आपको नजर आएगी डायमंड की लैटिस। इसके अंदर भाई बहुत सारे जो एटम्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर एक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल जो एंटिटी है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो डायमंड की जो लैटिस है, आप इसको जूम करोगे तो आपको भाई डायमंड का एटम नजर आएगा। और ये देखो हमने एक एटम को जूम कर रखा है, तो ये आपके पास आता है भाई डायमंड का एटम, और एटम के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके भाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आपने इसको क्या बोलते हैं भाई, ये देखो आप, हमने इसको फर्दर जूम कर दिया, ठीक है, फिर एटम को हमने फर्दर जूम किया है, तो ये तो है आपका इलेक्ट्रॉन। तो आपको नजर आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक स्ट्रिंग से बना हुआ है, एक एनर्जी की स्ट्रिंग से बना हुआ है, ये स्ट्रिंग थ्योरी है, ठीक है। इसके ऊपर भाई डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसके अलावा हमारे पास कोई इससे ज़्यादा रैशनल एक्सप्लेनेशन है नहीं कि भाई इसको अगर हम जूम करें कि भाई इलेक्ट्रॉन की सब स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भाई मिल के बनता है, तो इलेक्ट्रॉन किससे बनता है, एनर्जी की स्ट्रिंग से। और ये है आपका भाई क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। जब आपने न्यूक्लियस को जूम किया तो न्यूक्लियस के अंदर ये आपके भाई क्या है बताओ, इसमें न्यूक्लियस में आपने किसी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को आपने जूम किया है, तो ये प्रोटॉन या जो भी न्यूट्रॉन है, इसको आप जब फर्दर जूम करते हो, ये आपका भाई प्रोटॉन मान लो आप, जिसके अंदर दो क्वार्क हैं, दो तो अप स्पिन क्वार्क, एक आपका क्या है डाउन स्पिन क्वार्क। तो आप इसको जब फर्दर जूम करते हो क्वार्क को, तो आपको ये नजर आएगा, ये भी आपको किससे नजर आएगा, एनर्जी की स्ट्रिंग से मिलकर बना आपको मालूम पड़ता है, ठीक है। आप ये देखें कि इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि भाई हमने ये बात प्रूव की थी कि एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टेबल क्वांटिटीज, कि भाई एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ से आपको बिल्कुल वैसी ही चीज़ आपको नजर आ रही है। वहाँ पर तो E = mc स्क्वायर जो फॉर्मूला था आइंस्टाइन का, वो इस चीज़ को प्रूव कर रहा था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि जो स्ट्रिंग थ्योरी है, ये इसका एक ज़्यादा विजुअली अपीलिंग जो एक डिस्क्रिप्शन है उसको भी सपोर्ट करती है कि आपने भाई मैटर को जूम किया तो आपको मिलते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को आपने जूम किया तो आपको मिलते हैं एटम्स, और आपने एटम्स को जूम किया तो आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स की भाई क्योंकि कोई सब स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मिलकर बनते हैं क्वार्क से। और जब आपने क्वार्क्स को जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और आपने इलेक्ट्रॉन्स को आपने जब जूम किया फर्दर, तो आपको मिलती है एनर्जी की स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो जो डेफिनेशन जो मैटर की होती है वही कि कोई चीज़ जो जगह घेरती है और अपना कुछ मास रखती है उसको मैटर बोलते हैं। तो उसके अलावा मैटर की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि मैटर इज नथिंग बट द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई जब मैटर डिसअपीयर होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वो उसके लिए आप इसको ऐसे ही मान सकते हो, क्योंकि एनर्जी से ही क्या होता है, मैटर मिलके बनता है। और यहाँ से हमारी जो एक आप ये देखें जो इंडियन फिलोसफी होती है, उसमें आपने सुना होगा कि भाई हम कहते हैं कि परमात्मा साकार भी है, परमात्मा निराकार भी है, ठीक है। तो साकार तो क्या है, मैटर, और निराकार क्या है, एनर्जी। यानी कि आप जब, और साकार देखो, साकार वास्तव में निराकार ही है, क्योंकि जब आप मैटर को आप टच कर सकते हो, मैटर को आप छू सकते हो, डायमंड को आप भाई हाथ में ले सकते हो, लेकिन जब आपने उसको जूम किया तो आपने ये चीज़ देखी कि जो चीज़ प्रकट है वो तो वास्तव में अप्रकट में ही जाके ख़त्म होती है, इज़न्ट इट। यानी कि जो एनर्जी है एक तरह से उसी ने कंडेंस होके डायमंड की फॉर्मेशन की हुई है, और इसीलिए जब ये डायमंड अगर डिसअपीयर होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ओके। अब मैंने आपको भाई ये भी बताया था कि हम बात करेंगे जो चार्ज है और जो भाई मास है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, थोड़ा हम इसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो आप यहाँ पर आप देखो भाई कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, को -1 यूनिट हमने बोला था, ठीक है। और चार्ज ऑन दी प्रोटॉन हमने आपको बताया था +1 यूनिट, ठीक है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज था नहीं, लेकिन वो तो हमने मान रखी -1 +1, और हमने वही सिंबल क्यों यूज़ किए, हमने उसको 1 यूनिट चार्ज क्यों बोला, वो आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये देखो भाई कि वो जो -1 यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो एब्सोल्यूटली कितना होता है, तो एब्सोल्यूटली होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और इतना ही चार्ज बिल्कुल इक्वल लेकिन अपोजिट, इतना ही चार्ज किसके ऊपर होता है,
प्रोटॉन के ऊपर, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो आपका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का मास इससे कहीं ज्यादा होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अच्छा, एक बात मैं आपको वही यहाँ पर बताना भूल गया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू हमने पता लगाया था, और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो जे थॉमसन ने पता लगाया था। उन्होंने जो चार्ज बाई मास रेशियो है उसके बारे में पहले पता लगाया। अब जे थॉमसन ने चार्ज बाई मास रेशियो निकाल लिया था, और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमारे पास क्या था, चार्ज, तो हम इजीली उसकी वैल्यू पुट करके E/m के अंदर और मास की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो ऐसे हमने भाई मास के बारे में हमने पता लगाया था कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक है, और जो आपका भाई जो प्रोटॉन है इसका मास आपका होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, यानी कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से करीबन 1800 गुना ज़्यादा होता है, यानी कि प्रोटॉन कहीं भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। और एक हम यूजुअली ये मानते हैं कि न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास बराबर होता है, नहीं, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास भी बराबर नहीं होता। न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है प्रोटॉन से, उनका मास नंबर बराबर, उनका मास नंबर एक होता है, प्रोटॉन का मास नंबर भी एक होता है और न्यूट्रॉन का मास नंबर भी एक होता है। ठीक है, मास नंबर और आइसोटोपिक मास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये आपको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मैनर में आपको बताएंगे बात। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, इसका मास भाई 1.674 इंटू 10⁻27 kg है। अब ये सवाल आपको बेतुका लग सकता है, लेकिन बच्चे भी मेरे से सवाल पूछ लेते हैं कई बार भाई। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनके दिमाग में आता है कि हमने ये -1 सिंबल ही क्यों यूज़ किया इलेक्ट्रॉन के चार्ज को दर्शाने के लिए, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसको दर्शाने के लिए हमने -1 सिंबल ही हम क्यों यूज़ करते हैं, और प्रोटॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम +1 सिंबल क्यों यूज़ करते हैं भाई, और न्यूट्रॉन के लिए हमने 0 यूज़ क्यों किया है। तो ये +1 -1 और 0 हमने ये सिंबल क्यों यूज़ किए, हमने कोई भाई ABC नाम हमने क्यों नहीं रख दिया। इसको समझाने के लिए मैं आपको भाई एक सिंपल एनालॉजी आपको बताने की ट्राई करूँगा, और ये बात आपकी भाई स्पिन के लिए भी है कि स्पिन हमने हाफ ही क्यों यूज़ की। ओके, इंसान की जो प्रवृत्ति है शुरू से ही वो क्यूरियस है, इंसान चीज़ों को जानना चाहता है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। ठीक है, एक छोटा बच्चा भी भाई मैं आपको बताऊं वो चीज़ों को ऐसे ही नहीं मान लेगा। आप उसको बोलोगे ना, मान लिया भाई अगर दीवार गीली है और आप उसको ये बोलोगे कि वो दीवार गीली है इसको हाथ मत लगा, तो वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। बहुत संभव है कि वो बिल्कुल उसको टच करके देखेगा कि भाई ये गीली है कि नहीं है। तो हमारी प्रवृत्ति चीज़ों को जानने की होती है। तो इसीलिए मैं आपको एक एनालॉजी के थ्रू ये बात आपको बताता हूँ कि भाई हमने -1 +1 और 0 सिंबल क्यों यूज़ किए। मान लीजिए एक छोटा बच्चा भाई जंगल में जाता है घूमने के लिए, और उसको वहाँ पर रेड कलर की जो मार्बल्स हैं, ठीक है, कुछ उसको भाई लाल रंग के उसको पत्थर नज़र आते हैं, रेड स्टोन, और वो थोड़े ब्राइट हैं। अगर बच्चों को भाई कोई भी चीज़ थोड़ी सी यूनिक कलर में, यूनिक टेक्सचर में नज़र आती है तो उसको छू के देखते हैं, उसको उठाते हैं हाथ में, भाई देखते हैं है क्या। तो भाई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तो उस बच्चे ने 2 रेड स्टोन उठाए, उसको लगा भाई ये तो मैंने ऐसे पत्थर मैंने भाई यूजुअली मैं कभी देखता नहीं डेली लाइफ में, देखते हैं इनमें क्या है। तो जब वो 2 पत्थरों को आपस में नज़दीक लेके आया तो दूर भाग रहे थे, तो फिर तो उसकी जो दिलचस्पी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि भाई यूजुअली जो पत्थर हैं वो आपस में दूर नहीं भागते, अगर ये दोनों पत्थर दूर भाग रहे हैं तो इनमें तो कुछ मैजिकल पावर है, ये आपस में रिपेल कैसे कर रहे हैं। तो वो सोचेगा भाई कि उनको मैं घर पे लेके जाऊंगा और घर पे इनका जो फर्दर टेस्ट है वो करूंगा। ठीक है, तो उसने वो पत्थर भाई अपने एक बैग में डाल दिए। फिर भाई वो थोड़ी दूर आगे चलता है तो उसको नजर आते हैं कुछ ब्लू स्टोन्स, तो उसने उनको भी उठा के देखा, तो उसने ये देखा भाई कि इनका कलर बेशक डिफरेंट है लेकिन ये भी आपस में रिपेल कर रहे हैं, आपस में दूर भाग रहे हैं ये पत्थर। तो उसने क्या किया होगा, हाँ, लेकिन उसने एक चीज उसने वही जरूर देखी कि ये उसी ताकत से एक दूसरे को रिपेल करते हैं ये पत्थर भी, जिस ताकत से जो रेड स्टोन थे वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो उसने एक लिफाफे में तो डाल दिया भाई रेड स्टोन, क्योंकि उनका कलर डिफरेंट है। दूसरे लिफाफे में वो क्या डाल देगा, ब्लू स्टोन।
फिर उसको वो आगे जाता है भाई, तो उसको कुछ ग्रीन स्टोन नजर आते हैं, तो ये भी उसको भी यूनिक नजर आए, तो उसने वो ग्रीन स्टोन उठाए और उनको भी उसको लगा भाई इससे पहले मुझे रेड स्टोन मिले, इससे पहले मुझे भाई ब्लू स्टोन्स मिले हैं, उनके अंदर एक मैजिकल पावर थी, तो उसने वो दोनों स्टोन भी आपस में वो नज़दीक लेके आता ग्रीन स्टोन, लेकिन वो ग्रीन स्टोन्स के अंदर कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, वो आपस में रिपेल नहीं कर रहे थे। तो अब इस बात को डेजिग्नेट करने के लिए कि भाई ग्रीन स्टोन्स के अंदर मैजिकल पावर नहीं है, रेड स्टोन्स के अंदर मैजिकल पावर है, ब्लू स्टोन्स के अंदर मैजिकल पावर है, तो कोई चीज़ ना होना, किसी प्रॉपर्टी का ना होना, उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जब आर्यभट्ट ने ज़ीरो की इन्वेंशन की थी, सिफर उन्होंने इन्वेंट किया था। जो आर्यभट्ट थे आपको पता है एक बड़े बहुत ही महान गणितज्ञ और दार्शनिक थे अपने भाई भारतवर्ष के। उससे पहले सिर्फ गिनती एक से शुरू होती थी कि 1 2 3 4 5 ऐसे। तो आर्यभट्ट ने क्या देखा कि भाई वो समंदर के किनारे टहल रहे थे, तो वहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ था, तो जब उन्होंने वो पत्थर उठाया तो वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है रेत में। तो उन्होंने सोचा भी तो भाई ये तो कमाल की चीज़ है, हम जनरली क्या मानते हैं कि अगर एक गया तो कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर जब ये एक पत्थर यहाँ से चला जाता है तो यहाँ पर एक गड्ढा बच जाता है। तो ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं कि एक गया तो कुछ भी नहीं बचा। और इसीलिए जो शून्य होता है, जो ज़ीरो, जो सिफर होता है, वो सर्कल होता है एक, कि आर्यभट्ट को भाई एक सर्कुलर एक जो गड्ढा है वो नज़र आया रेत के ऊपर। और हमारी जो भाई आपने भाई पढ़ा भी होगा, जो सनातन फिलॉसफी है, जो इंडियन फिलॉसफी है, वो नथिंगनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। हमारी सारी फिलॉसफी जो नथिंगनेस है, जो मेडिटेशन है, उसमें भी आप नथिंग को अचीव करने की ट्राई करते हो, बिल्कुल जो थॉटलेसनेस होती है उसको अचीव करने की ट्राई करते हो एनलाइटनमेंट के लिए। खैर वो भाई ये मेरे ख्याल से मैं अपने रूट से थोड़ा भटक गया, ठीक है। तो आप ये देखो कि उस छोटे बच्चे को भाई वो क्योंकि नंबर सीख रहा है और उसको भाई वो मान लिया दूसरी या तीसरी क्लास में है, तो उसको नंबर तो उसको भाई समझ में आते होंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। तो उसको ये पता है कि ज़ीरो का मतलब है कुछ नहीं, कुछ नहीं होना को भाई ज़ीरो से प्रेजेंट करते हैं। तो उसने जस्ट उन एनवलप्स के ऊपर उसने भाई उन लिफाफों के ऊपर लेबल लगाना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये बताएं कि किस पत्थर में मैजिकल पावर नहीं है, रिपेलिंग पावर नहीं है? ग्रीन स्टोन में। तो ये बताने के लिए भाई कि इस एनवलप में जो पत्थर हैं उनके अंदर मैजिकल पावर नहीं है, वो वहाँ पर उस लिफाफे के ऊपर ज़ीरो लिख सकता है कि भाई इसके अंदर मैजिकल पावर एब्सेंट है। अब्सेंस ऑफ मैजिकल पावर को वो ज़ीरो से प्रेजेंट करेगा। तो उसने ग्रीन स्टोन का जो मैजिकल बिहेवियर है उसको लेबल करने के लिए उसने नंबर डोमेन से कोई चीज़ सेलेक्ट की है ज़ीरो। तो उसके दिमाग में ये आएगा कि भाई तो मैजिकल पावर होने को भी मैं किससे सेलेक्ट कर लेता हूँ? नंबर डोमेन से। तो उसने फिर जो रेड स्टोन के अंदर मैजिकल पावर है, ब्लू स्टोन के अंदर मैजिकल पावर है, तो उसने रेड स्टोन वाले एनवलप के ऊपर लिख दिया होगा 1 कि भाई ज़ीरो अब्सेंट, तो 1 का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट। और अभी तक उसके दिमाग में सिर्फ ये है कि ब्लू स्टोन्स में भी रेड स्टोन की जैसी ही मैजिकल पावर है और बिल्कुल उतनी ही पावर है, उसी मैग्नीट्यूड से ब्लू स्टोन से एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिस मैग्नीट्यूड से रेड स्टोन रिपेल करते हैं। तो मैजिकल पावर प्रेजेंट ब्लू स्टोन में भी और सेम मैग्नीट्यूड की। तो इसलिए उसने रेड स्टोन्स के एनवलप के ऊपर भी उसने 1 लिखा होगा और उसने ब्लू स्टोन्स के एनवलप के ऊपर भी 1 लिखा होगा कि मैजिकल पावर प्रेजेंट 1 1। अच्छा आप मान लीजिए कि भाई ब्लू स्टोन्स भी रिपेल करते, यानी कि मैजिकल पावर प्रेजेंट तो है लेकिन 2 गुनी ताकत से रिपेल करते, तो वो छोटा बच्चा भाई वो क्या सोचता कि रेड स्टोन तो रिपेल कर रहे हैं यानी कि मैजिकल पावर प्रेजेंट है, ब्लू स्टोन्स भी रिपेल कर रहे हैं यानी कि मैजिकल पावर प्रेजेंट है, लेकिन ब्लू स्टोन्स 2 गुनी पावर से रिपेल कर रहे हैं तो उनके अंदर 2 गुनी मैजिकल पावर है। तो वो इस पे लिखता 0, इस पे लिखता 1 और इस पे लिखता 2, यानी कि मैग्नीट्यूड को डबल कर देता जस्ट वो। तो फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसके दिमाग में आया होगा कि क्या हो अगर मैं एक ब्लू स्टोन और एक रेड स्टोन को आपस में नजदीक लेके आऊं तो क्या होएगा। तो उसने ऐसा किया। तो अगर सिर्फ कलर का डिफरेंस होता, तो अगर रेड स्टोन आपस में रिपेल कर रहे हैं और ब्लू स्टोन आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो रेड स्टोन और ब्लू स्टोन को भी तो आपस में क्या करना चाहिए भाई? रिपेल करना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। तो उसके दिमाग में क्या आया होगा
कि मैजिकल पावर तो रेड स्टोन के पास भी है, मैजिकल पावर तो ब्लू स्टोन्स के पास भी है, लेकिन डेफिनेटली ब्लू स्टोन्स की मैजिकल पावर का जो नेचर है, जो स्वभाव है, जो तासीर है, जो फितरत है, वो रेड स्टोन्स की मैजिकल पावर की नेचर से अपोजिट है। तो उसने अब मैजिकल पावर दिखानी भी है और नेचर को अपोजिट करना है। तो वन क्योंकि भाई पॉजिटिव होता है, वन का अपोजिट क्या होता है? -1। तो अगर मैं ये कहूँ भाई कि +1 और -1, तो 1 तो शो कर दे मैग्नीट्यूड कि भाई ब्लू स्टोन्स के पास उतनी ही मैजिकल पावर है जितनी रेड स्टोन के पास है, और जो प्लस माइनस का जो साइन है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर देगा कि भाई मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन उसका नेचर अलग है। तो इस तरीके से अगर वो छोटा बच्चा भी भाई, अगर वो जंगल से भाई वो 3 लिफाफों में पत्थर लेके आएगा कि रेड स्टोन, एक लिफाफे में ब्लू स्टोन और एक में ग्रीन स्टोन, तो मैजिकल पावर के एब्सेंस को अगर वो 0 से शो कर रहा है, तो मैजिकल पावर की प्रेजेंस को वो नंबर डोमेन से कोई नंबर लेके उसने मान लिया भाई क्या कंसिडर कर लिया? 1। तो +1 से तो भाई वो रेड स्टोन्स की मैजिकल पावर और ब्लू स्टोन्स की मैजिकल पावर वो -1 से शो कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई मैजिकल पावर उतनी ही है, और यानी कि रिपेल ये एक सी पावर से करते हैं, एक सी स्ट्रेंथ से रिपेल करते हैं। और माइनस क्यों है? क्योंकि इसका नेचर क्या है? अलग, क्योंकि भाई रेड स्टोन और ब्लू स्टोन ने आपस में अट्रैक्ट किया था। अच्छा, फर्ज करें कि ब्लू स्टोन्स की जो मैजिकल पावर है, जो रिपेलिंग पावर है, उसका नेचर तो अपोजिट है रेड स्टोन से, लेकिन ये 2 गुनी ताकत से रिपेल करते तो हम क्या बोलते भाई कि तो ये होता +1, ये होता -2 और ये आपका रहता 0। सिमिलरली अगर रेड स्टोन्स के मुकाबले ब्लू स्टोन्स क्या करते हैं? 3 गुना पावर से रिपेल करते तो क्या होता भाई? तो हम क्या बोलते हैं कि रेड स्टोन की जो मैजिकल पावर उसको हम +1 से, इसको हम -3 से और इसको 0 से। तो मेरे ख्याल से आपको भाई ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो रेड स्टोन है ये तो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो ब्लू स्टोन है वो एक तरह से भाई मेटाफोर किसके लिए है? आपके प्रोटॉन्स के लिए। मैं मास की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपके भाई न्यूट्रॉन है, उन्होंने क्योंकि कोई रिपल्शन शो किया ही नहीं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उनके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। तो छोटा बच्चा भाई जिसको मैजिकल पावर समझ रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस में वो क्या है? चार्ज का कैरेक्टर है कि चार्जेस कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। हमको पता है प्लस प्लस आपस में क्या करते हैं? रिपेल। माइनस माइनस आपस में क्या करते हैं? रिपेल। और प्लस और माइनस आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो ऐसे हम भाई चार्जेस के बारे में बात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चार्ज को, यानी कि जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो चार्ज है, उसको हमने बोल दिया -1। प्रोटॉन को हमने बोल दिया +1, ठीक है। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो उतना ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने स्पिन के लिए हाफ सिंबल ही क्यों यूज़ किया? ये स्पिन की क्या प्रॉपर्टी होती है? आपको चलो भाई चार्ज तो इसलिए है कि भाई क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई आपस में रिपेल कर रहे थे। आपने जे थॉमसन का आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा ना, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है, आपको पता है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट थी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करते हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो हमको पता लग जाता है भाई कि इनके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। जो प्रोटॉन है, एनोड रेज है, वो कहाँ मूव करती हैं? नेगेटिव प्लेट की तरफ। उनके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये देखो कि स्पिन क्या होती है, स्पिन की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो ये चीज़ें आपको डिटेल्ड तो भैया आगे जो आपको ये एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज है इसमें आपको आगे बताई जाएंगी, ठीक है। ये आपको भाई जो आपकी इनऑर्गेनिक है, फिजिकल ऑर्गेनिक है, वहाँ पर जब आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे ये चीज़ आपको भाई और ज़्यादा डिटेल्ड मालूम पड़ेंगी। जैसे आपको भाई स्पिन के बारे में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इनऑर्गेनिक में आपको एक चैप्टर पढ़ाते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। उसमें आपको भाई ये चीज़ आपको ज़्यादा डिटेल्ड बताई जाएगी। लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है, स्पिन का मतलब यहाँ पर क्या है? स्पिन हमने अलॉट ही क्यों करनी पड़ी? मैं ज़्यादा इसकी फिलहाल भाई मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो प्री वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम था उसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिट की मोशन होती है, वो ऑर्बिट के अंदर भाई एक तरह से रिवॉल्व करता है, ठीक है। और जो आपका वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल मोशन होती है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ऑर्बिट या ऑर्बिटल जो मोशन है, मैं इसको भाई सिंपलिस्टिकली फिलहाल ऑर्बिटल मोशन बोल देता हूँ। तो जहां कहीं मोशन होती है वहां होता है मोमेंटम, इजंट इट? मोमेंटम आपने सुना भी होगा,
जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, p इज इक्वल टू mv। और एंगुलर मोमेंटम होता है एंगुलर मोशन में, एंगुलर मोमेंटम आपको पता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो हमको पता है भाई जहाँ कहीं मोशन होती है वहाँ होता है मोमेंटम, तो अगर एंगुलर मोशन होगी तो आपके पास क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम, इजंट इट। तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम होता है, लेकिन जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसने ये पाया कि जितना उसके पास एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास उससे ज्यादा एंगुलर मोमेंटम है, या कभी कभार भी कम भी होता है, यानी उससे डिफरेंट है। तो वो एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आया? मोशन तो है नहीं। जैसे आप ये माने कि इलेक्ट्रॉन मान लिया p ऑर्बिटल में है तो उसके पास कितना एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए? अगर आपने एंगुलर मोमेंटम का आपने एक्सप्रेशन आपको याद हो तो वो होता है अंडर द रूट L इंटू एल प्लस वन इन द यूनिट्स ऑफ h/2π। तो आप जब L की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 तो आपका आएगा √2। तो √2 एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, लेकिन अगर वो एंगुलर मोमेंटम यानी कि 1.414 उससे ज्यादा आए तो वो एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ एक्स्ट्रा मोशन भी है। जैसे कि आप ये मानो कि s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम ये मानते हैं कि उसके पास कोई ऑर्बिटल मोशन नहीं होती, तो उसके पास कोई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होना चाहिए अगर वो s में है तो। लेकिन अगर तब भी उसके पास क्या आ जाए, तब भी उसके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाए तो उसका मतलब कोई ना कोई मोशन और भी है जिसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग जितना एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम काफ़ी केसेस में उससे अलग आता है, डिफरेंट आता है, ज़्यादा आता है। तो वो एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम वो कहाँ से आया? तो उसको जस्टिफाई करने के लिए तो उनके दिमाग में आया कि होना हो भाई कोई ना कोई एक्स्ट्रा मोशन भी एग्जिस्ट करती है, तभी तो ये एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम आया है। चलो मैं आपको एक बार इसको प्री वेव मैकेनिक्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। मान लिया यहाँ पर है हमारे पास न्यूक्लियस और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूमने लग रहा है, ठीक है। तो इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसके घूमने से एक एंगुलर मोशन है, इस एंगुलर मोशन से क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम। तो जितना एंगुलर मोमेंटम इसका होना चाहिए अगर वो उससे ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम आपके पास आता है तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा मोशन आपको शो करनी पड़ेगी भाई। अब इसके अलावा और हम क्या एक्स्ट्रा मोशन शो कर सकते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम भी क्रिएट हो जाए जो कि एक्सपेरिमेंटल एंगुलर मोमेंटम को जस्टिफाई कर सके, इजंट इट। तो इसका आइडिया उनके दिमाग में आया सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है तो उसकी एक पर्टिकुलर मोशन है अर्थ की। तो अर्थ की इस पर्टिकुलर मोशन के अलावा अगर मुझे एक्स्ट्रा मोशन सोचनी हो तो कौन सी मोशन होती है अर्थ के अंदर? अर्थ ऐसे घूमते घूमते भाई अपने एक्सिस पे भी घूमती है, मतलब अर्थ ऐसे घूमते घूमते और तब इसके अराउंड ऐसे घूमती होती है, इजंट इट। तो उनके दिमाग में आया कि भाई क्यों ना इस एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम को जस्टिफाई करने के लिए हम बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर एक्स्ट्रा मोशन इनकॉर्पोरेट कर दें। तो उनके दिमाग में आया कि भाई ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट करेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और वो अगर हम उसको अपने एक्सिस पे भी घुमा दें, यानी अगर वो ऐसे घूमते घूमते यानी ऐसे स्पिन करते करते और तब वो ऐसे घूम रहा है तो उसके पास स्पिन मोशन से आ गया उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल मोशन से आ गया उनके पास भाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और जब ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में तो क्या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा हमारे पास जो कि एक्सपेरिमेंटल एंगुलर मोमेंटम है। तो भाई इस एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा मोशन ऐड कर दी यानी कि स्पिनिंग मोशन। तो इस एक्स्ट्रा एंगुलर मोमेंटम को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मोशन सोचनी थी भाई। अब ऑर्बिट में घूमते घूमते नई मोशन कैसे सोच सकते? स्पिन के थ्रू। इस तरीके से वही जो स्पिन का जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज होता है। अब स्पिन करने की वही ओरिएंटेशन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई अब स्पिन भी ये दो तरीके से कर सकता है, एक तो अप स्पिन और एक भाई डाउन स्पिन, ठीक है। अब स्पिन करने की मैं आपको बताऊं ओरिएंटेशन होती हैं। तो अगर दो ओरिएंटेशन है तो स्पिन हो जाएगी हाफ, क्योंकि हाफ वो नंबर है जिसको आप नंबर डोमेन में 1 के डिफरेंस पे 2 बार सिलेक्ट कर सकते हो, प्लस हाफ और माइनस हाफ।
अगर किसी की ओरिएंटेशन क्या हो 3, तो 1 उसको रिप्रेजेंट कर देगा। तो 1 स्पिन का मतलब क्या है 3 ओरिएंटेशन, +1 0 और -1। 3/2 स्पिन का मतलब क्या है 4 ओरिएंटेशन, +3/2 +½ -½ और -3/2। तो भाई आप इसको ऐसे मानो, अब मान ले उस छोटे बच्चे ने भाई उन रेड स्टोन्स को ऐसे ज़मीन पे फेंक के देखा, ठीक है, तो रेड स्टोन्स ने घूमना शुरू कर दिया। तो उसने देखा भाई कि रेड स्टोन के घूमने के 2 तरीके हैं। तो उसने देखा कि भाई इन जो ये रेड स्टोन है इनके पास सिर्फ रिपेल करने की प्रॉपर्टी नहीं है, इनके पास घूमने की भी प्रॉपर्टी है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं जो मैंने आपको भाई पहले मैंने आपको एनालॉजी बताई थी उसी एनालॉजी में मैं इन चीज़ों को इमेजिन करने की ट्राई करूँ तो हमको क्या करना पड़ेगा। आप ये माने कि वो छोटा बच्चा फिर जब वो घर पे आ रहा था भाई उसके दिमाग में आया कि भाई क्यों ना मैं एक पहले एनवेलप से कुछ रेड स्टोन एक झरने में फेंक के देखूं। तो उसने रेड स्टोन निकाले और भाई उसने कुछ एक रेड स्टोन झरने में फेंक दिए। तो उसने ये पाया कि उस झरने में, अब मान लो ये हाइपोथेटिकली कि झरने का जो पानी है ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो वर्टिकली मतलब इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करूंगा आगे, ठीक है। तो उसने देखा कि वो जो रेड स्टोन थे वो झरने के पानी में जाके लटक जाते हैं, बिल्कुल वो रेड स्टोन, ठीक है, वो वहाँ पर जाके सस्पेंडेड हो जाते हैं और वहाँ पर जाके सिर्फ वो वहाँ पर उसके अंदर भाई स्टे ही नहीं करते, उसमें वो घूमने भी लगते हैं। लेकिन उसके घूमने के सिर्फ 2 तरीके हैं। उसने मान लिया 20-25 रेड स्टोन्स ने भाई फेंक के देखे और उसने देखा कि रेड स्टोन सिर्फ 2 ही तरीके से घूम सकते हैं इस झरने के पानी में। तो उसने पाया भाई कि यानी कि रेड स्टोन के पास सिर्फ रिपेल करने की ही मैजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इनके अंदर झरने के पानी में खुद को कायम रख के घूमने की प्रॉपर्टी भी है। तो इस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए भाई 2 ओरिएंटेशन थे। तो क्योंकि उसने चार्ज के लिए नंबर डोमेन से भाई उसने सिंबल यूज़ किया था, तो दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस मैजिकल प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए भी भाई नंबर डोमेन से ही सिंबल यूज़ कर लूँ। तो 1/2 एक ऐसा नंबर है जो कि नंबर डोमेन में 2 बारी आता है। तो एक बारी आपका आएगा +½ एक बारी आपका आएगा -½ तो उसने लिख दिया भाई कि स्पिन क्या है ½ सिमिलरली जब उसने जो ब्लू स्टोन है वो उसने फेंक के देखे तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही एक्ट किया। तो क्या बोलेगा कि भाई जो मैजिकल प्रॉपर्टी यानी कि झरने के पानी में खुद को ओरिएंट करने की जो प्रॉपर्टी है, 2 तरीके से ओरिएंट करने की जो प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ रेड स्टोन के पास नहीं है, ये मैजिकल बिहेवियर ब्लू स्टोन्स के पास भी है। तो इस एनवेलप के ऊपर भी वो क्या नंबर लगा देगा 1/2। अभी तक वो ये मान रहा है कि ग्रीन स्टोन्स के पास ऐसी कोई मैजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, वो बिल्कुल वो साधारण पत्थर है। लेकिन अब उसके दिमाग में आया कि क्यों ना भाई एक बार इनको भी टेस्ट कर लूँ, क्योंकि उनके पास रिपेल करने का जो जादुई ताकत है वो तो थी नहीं, क्या पता भाई झरने के पानी में खुद को ओरिएंट करने की जो शक्ति है वो ही इनके पास हो। तो उसने वो जो ग्रीन स्टोन है वो भी फेंक के देखे। तो उसने देखा कि जो ग्रीन स्टोन है वो उनके पास खुद एक दूसरे से रिपेल करने की प्रॉपर्टी बेशक ना हो, लेकिन झरने के पानी में खुद को ओरिएंट करने की प्रॉपर्टी उनके पास जरूर है, वो भी खुद को ओरिएंट कर सकते हैं। तो ये भाई एक बड़ी यूनिक बात थी। तो उसने जैसे तीनों एनवेलप के ऊपर उसने पहले क्या लिखा हुआ था +1 -1 और 0। +1 का मतलब क्या है कि रेड स्टोन के पास रिपेलिंग पावर है, -1 का मतलब क्या है ब्लू स्टोन्स के पास मैजिकल पावर है रिपेल करने की, 0 का मतलब क्या है कि ग्रीन स्टोन्स के पास मैजिकल पावर नहीं है रिपेल करने की। और जब उसने फिर उसने उनके ऊपर एनवेलप के ऊपर एक नंबर और डाल दिया ½ और ½ इसका मतलब ये है कि रेड स्टोन्स जो लाल पत्थर हैं उनके पास झरने के पानी में खुद को ओरिएंट करने की प्रॉपर्टी है, और क्योंकि 2 तरीके से ओरिएंट कर सकते हैं तो ½ नंबर लगा देते हैं ताकि भाई +½ और -½ 2 ओरिएंटेशन शो हो जाए। और फिर उसने भाई ब्लू स्टोन्स वाले एनवेलप के ऊपर उसने क्या लिखा होगा ½ उसने ग्रीन स्टोन वाले एनवेलप के ऊपर उसने वही क्या लिखा होगा ½ क्योंकि इन तीनों के पास ही क्या है ½ और ½ यानी कि झरने के पानी में खुद को ओरिएंट करने की प्रॉपर्टी तीनों के पास है। ये मैं आपको भी बहुत प्रिमिटिव सेंस में बता रहा हूँ, ये आपको भी आगे बताया जाएगा कि एग्जैक्टली इसका मतलब ½ क्यों होता है। ये आपको जो एक कॉन्सेप्ट होता है स्पेस क्वांटाइजेशन, वो जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि भाई ये मैंने ½ ही क्यों बोला है। ठीक है, तो भाई इस लेक्चर के बारे में अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ आपके सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उनके भाई उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा।
तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।